हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में कि हिंदू मैरिज के अंदर आप किन ग्राउंड्स पे, किन बेसिस पे अपने हस्बैंड या वाइफ से डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि भी एक डाइवोर्सी कितने टाइम बाद दोबारा शादी कर सकता है या फिर शादी होने के कितने टाइम बाद आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एक सिंपल डाइवोर्स है जो सेक्शन 13 में बताया गया है। एक डाइवोर्स वो है जो दोनों पार्टीज की सहमति से जो डाइवोर्स लिया जाता है, आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें सेक्शन 13, 13B, 14 एंड 15 ये हम सेक्शन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदू लॉ के अंदर डाइवोर्स जो है सेक्शन 13 में बताया गया है। सेक्शन 13 ये स्पेशली ग्राउंड्स का सेक्शन है जिसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे जो है हस्बैंड या वाइफ जो है अपने स्पाउस से जो डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस डाइवोर्स वर्ड का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। डाइवोर्स वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड जो है डाइवोर्टियम, जिसका मतलब होता है टू सेपरेट, अलग हो जाना। तो डाइवोर्स का सिंपली मीनिंग सबको पता ही होगा, बट लैटिन वर्ड ये है। तो आप देख लीजिएगा, जब आप आंसर फ्रेम करते हो तो आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग तो इसी तरीके से होती है, डेफिनेशन से होती है। जो ये डाइवोर्स का जो सेक्शन है, सेक्शन 13, ये सिर्फ जो है हिंदू मैरिज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है तो, या फिर किसी और रिलीजन के दोनों स्पाउस हैं, तब ये सेक्शन 13 जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 13 में बेसिकली 15 ग्राउंड्स बताए गए हैं, 15 ग्राउंड्स बताए गए हैं, जिसमें से 9 जो ग्राउंड है उन पे हस्बैंड या वाइफ कोई भी डाइवोर्स क्लेम कर सकता है अपने स्पाउस से। और जो 2 ग्राउंड है वो उन लोगों के लिए है जिसकी शादी टूट चुकी है या टूटने वाली है, लाइक सेपरेटली जो रह रहे हैं, जिनकी शादी को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, उन्हें नॉर्मली ब्रेक डाउन थ्योरीज कहा जाता है। और जो लास्ट के 4 ग्राउंड्स है वो सिर्फ महिलाओं के लिए अवेलेबल है, जिन पे सिर्फ जो वाइफ है उन ग्राउंड्स पे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। राइट। अब जब आप सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो उसमें ये जो कुछ वर्ड्स है, आफ्टर द सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि सेक्शन 13 में जितने भी ये जो 15 ग्राउंड्स बताए गए हैं ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब शादी हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रूएल्टी की बात करें तो शादी के बाद जो क्रूएल्टी होती है उसको ग्राउंड आप बना सकते हो डाइवोर्स का। आप ये नहीं कह सकते कि शादी होने से पहले मुझसे दहेज की मांग करी, मेरे साथ ये क्रूएल्टी हुई, आप उस बेस पे उससे डाइवोर्स नहीं ले सकते हो। तो जो भी ग्राउंड्स अराइज होगा, जो भी ग्राउंड निकल कर आएंगे डाइवोर्स के, वो सिर्फ शादी होने के बाद के होने चाहिए, उससे पहले के नहीं। सेक्शन 13 क्लोज 1 को देख लेते हैं, जिसमें 9 ग्राउंड बताए गए हैं जिन पे हस्बैंड या वाइफ जो है डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब अपनी वेडलॉक से बाहर जो है हस्बैंड या वाइफ जो है कोई अफेयर कर लेते हैं, वो एडल्ट्री में कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स। उस अफेयर में वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एडल्ट्री में कंसीडर किया जाएगा। ओनली हैविंग अफेयर इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दिस। तो और दूसरा यहाँ पर जो वॉलंटरली शब्द है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्ट होते हैं जैसे रेप का हो गया या फिर बाय मिस्टेक से अगर ऐसे कुछ इंटरकोर्स होता है तो वो एडल्ट्री में नहीं कंसीडर किया जाता है। इसका नेक्स्ट ग्राउंड है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी जो है वो मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। तो सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी जो है वो क्रूएल्टी को डिफाइन करता है। तो अब क्रूएल्टी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ महिला के ही साथ हुई हो शादी के बाद, हो सकता है आदमी के साथ भी क्रूएल्टी की जा रही हो, मेंटल ना हो, फिजिकल क्रूएल्टी उसके साथ की जा रही हो, तो ये ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। तो नेक्स्ट जो है डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। अगर जो स्पाउस है वो दूसरी पार्टी को, लाइक हस्बैंड जो अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को 2 साल के लिए कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड के लिए उसे छोड़ देता है, उससे दूर हो जाता है, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना दूसरी पार्टी की कंसेंट के बिना, अगर वो उसे 2 साल तक के लिए छोड़कर चला जाता है और जो वेडलॉक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ जो होती है, उन्हें गिव अप कर देता है, तो ये ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड।
ऐसा नहीं है कि जो स्पाउस है वो 6 महीने आया, फिर चला गया, फिर 2 महीने के लिए चला गया, फिर 6 महीने आके रुका, फिर 2 महीने चला गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो 2 साल का जो टाइम पीरियड है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट जो है कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अगर जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो हिंदू धर्म छोड़कर अगर वो किसी और धर्म को अपना लेता है, तो जो स्पाउस हिंदू बचा है, जिसने कन्वर्जन नहीं किया, उसे ये ग्राउंड मिल जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर जो है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन सपोज करिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हिंदू धर्म को छोड़कर कोई और धर्म अपना लेते हैं, तो उन्हें इस ग्राउंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेक्शन 13 है वो सिर्फ हिंदू कपल पे एप्लीकेबल होता है, किसी और धर्म के शादी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। फिफ्थ इसका ग्राउंड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो पर्सन है अगर वो दिमाग से ठीक नहीं है, डिसेबल है और जिसका इलाज किया जाना मुश्किल है या फिर जिसका इलाज नहीं हो सकता है, तो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में कंसीडर किया जाता है। इसका सिक्स्थ ग्राउंड है वेनेरियल एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी होता है जो कुष्ठ रोग होता है, और वेनेरियल होता है जो सेक्सुअली अगर कोई बीमारी होती है तो उसे वेनेरियल कहते हैं। तो अगर उसे इस तरीके की कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है, और वो बीमारी अगर जो है कम्युनिकेबल फॉर्म में है, जो किसी और पर्सन को हो सकती है, सेकंड पर्सन को हो सकती है, जो सेक्सुअल अगर उसे कोई बीमारी है, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। नेक्स्ट जो है रिनाउंस द वर्ल्ड। रिनाउंस द वर्ल्ड होता है कि अगर वो दीन दुनिया सब कुछ छोड़ के जोगी बन जाए, चला जाए, अपना भक्ति करे, और जिसके वापस आने की कोई उम्मीद ना हो। ऐसे नहीं है कि भी वो सावन के महीने में शिव भगवान की भक्ति करने चला गया और जब मौसम खत्म हुआ तो वापस आ गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसके वापस आने की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए, ये ग्राउंड हो सकता है। नेक्स्ट है नॉट हर्ड अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अगर वो जो पर्सन है 7 साल तक अगर उसका पता नहीं चलता है, किसी ने उसके बारे में सुना नहीं, उसे देखा नहीं, तो उसे मरा हुआ समझा जाता है, जिसकी वजह से ये मान लिया जाता है कि वो कभी अब वापस नहीं आने वाला है, वो मर चुका है। तो ये एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। सेक्शन 13(1)(a) देख लेते हैं, जिसमें 2 ग्राउंड बताए गए हैं डाइवोर्स के। इन्हें कहा जाता है इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ग्राउंड्स, मतलब कि ऐसी शादियां जो एक तरीके से टूट चुकी है, उन्हें दोबारा से पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। तो ये 2 ग्राउंड्स हैं। डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास्ट। अगर कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर देता है, और डिक्री पास होने के 1 साल तक या उससे ज़्यादा टाइम में उन दोनों के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता है, या फिर पहले की तरह जो है जो मैरिटल लाइफ जो होती है उस तरह से रिज्यूम नहीं होती है, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो हस्बैंड है वाइफ है, कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स की। नेक्स्ट है डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर कोर्ट जो है कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री अगर वो पास कर देता है, लेकिन पास करने के बाद भी 1 साल या उससे ज़्यादा तक उन दोनों की जो मैरिटल लाइफ है पहले की तरह नहीं हो पाती है, बन पाती है, कॉन्जुगल राइट्स जो हैं दोबारा से पहले जैसे नहीं हो पाते हैं, तो इस सिचुएशन में भी हस्बैंड या वाइफ कोई भी जो है डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। अब इसमें 1 साल का टाइम पीरियड क्यों दिया गया है? क्योंकि देखिए आप जब सेक्शन 14 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि भी शादी होने के 1 साल के अंदर जो आप डाइवोर्स की पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हैं। तो 1 साल ये जो टाइम पीरियड होता है, आप डाइवोर्स तो नहीं दे सकते, लेकिन आप जो है जुडिशियल सेपरेशन हो गया या इस तरह की डिक्री जो है आप वो पास कर सकते हो, तो उसके बाद आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। जो 1 साल का जो टाइम पीरियड है, ये एक होता है दोबारा से सोचने का टाइम कि भी क्या हाँ एक्चुअल में उन्हें डाइवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। सेक्शन 13 क्लोज 2 देख लेते हैं, जिसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन पे सिर्फ वाइफ जो है डाइवोर्स की पिटीशन लगा सकती है। तो सबसे पहला ग्राउंड है बाइगमी। बाइगमी होता है जब आदमी जो है 1 से ज़्यादा शादियां कर लेता है, तो वो बाइगमी के चार्जेस में आ जाता है। इस एक्ट के एनफोर्स होने से पहले जो है अगर किसी आदमी ने 1 से ज़्यादा शादियां कर रखी हैं और एक्ट के एनफोर्स होने के बाद भी वो सारी बीवियां अगर जिंदा है, तो कोई भी उनमें से एक वाइफ जो है बाइगमी को जो है ग्राउंड बना सकती है डाइवोर्स का। लेकिन पिटीशन के टाइम पे जो सेकंड वाइफ है उसका जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज करिए सिर्फ एक वाइफ बची है, बाकी सब मर गई है, तो उस बेसिस पे वो डाइवोर्स नहीं ले सकती है बाइगमी पे कि भी इस पर्सन ने और भी शादियां कर रखी थी तो मुझे भी इससे छुटकारा चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कह सकती है।
पिटीशन के टाइम पे उसकी सेकंड वाइफ का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इसे ग्राउंड बना सकती है डाइवोर्स का। नेक्स्ट देखते हैं, हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टेलिटी। रेप तो आपको पता ही होगा, हैविंग फोर्सफुली सेक्स विद अ वुमेन, दिस इज रेप। एंड नेक्स्ट इज सोडोमी। सोडोमी इज अ एनल इंटरकोर्स, दिस इज सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। और नेक्स्ट है बेस्टैलिटी। बेस्टैलिटी होता है सेक्स विद एनिमल, तो इसमें जो आदमी है उस पर अगर रेप और सोडोमी के उस पर चार्जेस लगे हैं, सिर्फ चार्जेस होना सफिशिएंट नहीं है, उन चार्जेस का प्रूव होना भी ज़रूरी है। अगर वो प्रूव हो जाता है तो ये ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। तो रेप एंड सोडोमी जो है, चाहे वो उसने खुद की वाइफ के साथ ऐसा एक्ट किया हो या फिर किसी और के साथ, तो ये दोनों ही सफिशिएंट होते हैं डाइवोर्स के लिए। अब नेक्स्ट है जो है थर्ड जो इसका ग्राउंड है, नो कोहैबिटेशन रिज्यूम्ड आफ्टर मेंटेनेंस ऑर्डर। अब देखिए जो पिटीशन है, अगर मेंटेनेंस की का ऑर्डर जो है कोर्ट इशू कर देती है कि भी वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा हस्बैंड के द्वारा, तो इस ऑर्डर के पास होने के बाद भी अगर 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो जाए और दोनों के बीच जो है कोहैबिटेशन नहीं होता है, दोबारा से उनकी जो शादीशुदा लाइफ है फिर से अगर नॉर्मल नहीं होती है, तो वाइफ जो है वो पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स की, राइट। नेक्स्ट है रिपुडिएशन ऑफ मैरिज। रिपुडिएशन ऑफ मैरिज होता है कि भी अपने आप अपनी मर्जी से वो उस शादी को ख़त्म कर दे। कैसे कि अगर सपोज करिए किसी महिला की जो शादी है वो कम उम्र में हो जाती है, कि वो 15 साल से भी कम थी और उसकी शादी हो गई, और जब उसे समझ आई वो उस शादी को ख़त्म करना चाहती, तो 15 साल की होने के बाद वो कभी भी उस शादी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन 18 साल की होने से पहले उसे रिपुडिएट करना पड़ेगा उस मैरिज को, अदरवाइज वो एक वैलिड मैरिज मतलब कंटिन्यू समझी जाएगी, वो डाइवोर्स नहीं समझा जाएगा। और इस तरह की मैरिज में चाहे वो मैरिज जो है वो कंज्यूमेट हुई हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो 15 की होने के बाद अगर वो शादी को ख़त्म करना चाहती है तो वो वैलिड समझी जाएगी, उसका जो एक्ट है वो डाइवोर्स समझा जाएगा। अब जो है ये 15 ईयर्स ही क्यों, क्योंकि 15 ईयर्स जो है वो पुबर्टी का टाइम समझा जाता है, पुबर्टी एज मानी जाती है, इसलिए ये 15 से टिल 18 का जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है रिपुडिएट द मैरिज। सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब आपसी सहमति से लिया हुआ डाइवोर्स। इसमें करना क्या होता है, जब दोनों ही पार्टीज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है डाइवोर्स की, और इसमें ग्राउंड ये होता है कि भी हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए जो है सेपरेटली रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ वो रहना नहीं चाहते और वो शादी को चलाना नहीं चाहते हैं, तो दोनों की आपसी सहमति से जो है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। तो इसमें जब पिटीशन फाइल की जाती है तो 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का टाइम पीरियड दिया जाता है, जो सेकंड मोशन का जो टाइम होता है। ये टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है कि जो पार्टीज़ है वो एक बार और सोच ले अपने फैसले पे। अगर वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है सेकंड मोशन अगर वो कर देती है, पिटीशन फाइल कर देती है दोबारा, तो कोर्ट जो है उन्हें वो डाइवोर्स दे देता है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड के दौरान अगर पार्टीज़ जो है वो कोर्ट में नहीं आती है, सेकंड मोशन अगर फाइल नहीं किया जाता है, तो कोर्ट जो है अपने आप जो है ये समझ लेती है कि भी इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, ये डाइवोर्स नहीं चाहते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर जो है लिविंग सेपरेटली जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ 2 अलग अलग घरों में रह रहे हैं। हो सकता है कि भी वो एक ही छत के नीचे अलग अलग रह रहे हो, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हो, तो उसे भी लिविंग सेपरेटली ही समझा जाएगा। सेक्शन 14 जो है वो ये कहता है कि भी शादी होने के 1 साल के अंदर जो है डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं की जा सकते, लेकिन एक्सेप्शंस हैं इसमें। जैसे कि सपोज करिए शादी के बाद जो है महिला के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है, क्रूएल्टी के साथ उसे ट्रीट किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकता है। बेशक से डाइवोर्स की ना करे, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन या और कोई रेमेडी जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 15 क्या कहता है कि भी अगर किसी पर्सन का डाइवोर्स हो गया है तो वो कब दोबारा फिर से शादी कर सकता है। तो जब अपील करने का जो टाइम पीरियड होता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये जो सारा जो टाइम पीरियड होता है अपील करने का, जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद ही वो पर्सन जो है दोबारा कहीं शादी कर सकता है।
सो आई होप कि ये डाइवोर्स की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई लीगल पॉइंट पे अगर कोई राय चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपका कोई भी अगर सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई श्योरली गिव यू द आंसर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।